improve English। आ गया हूं मैं आपके लिए फिर से बहुत यूज़फुल ट्रांसलेशंस लेकर। किसने किसको क्या दिया है, किसने किसको क्या दिया है, इसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हम बोल सकते हैं हु हैज़ गिवन व्हाट टू whom, हु हैज़ गिवन व्हाट टू whom। दोस्तों यहाँ पर जो ये हु है, इस हु का मतलब है कौन। हु हैज़ गिवन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के साथ गिव की थर्ड फॉर्म आ रही है, गिव गेव गिवन ऐसे होता है। हु हैज़ गिवन यानी किसने दिया है। यहाँ तक इसका मीनिंग ये बना व्हाट यानी क्या, यहाँ तक बना किसने क्या दिया है, किसको। किसको को हम इंग्लिश में बोलते हैं whom। हु हैज़ गिवन व्हाट टू whom यानी किसने किसको क्या दिया है। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, किसने किसको थप्पड़ मारा, ये भी कुछ वैसा ही है। किसने किसको थप्पड़ मारा, ये सिंपल पास्ट की है क्योंकि थप्पड़ तो पड़ चुका है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये। तो इसमें कैसे होगा, हु स्लैप्ड whom, हु स्लैप्ड whom। दोस्तों यहाँ पर भी हमने स्लैप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ड लगाई है। हु स्लैप्ड यानी किसने मारा, किसने। whom यानी किसको, whom यानी किसको, किसको। हु स्लैप्ड whom किसने किसको स्लैप किया, किसने किसको थप्पड़ मारा। मैं खाऊं या ना खाऊं इससे तुम्हें क्या, मैं खाऊं या ना खाऊं इससे तुम्हें क्या। इस तरह की बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वेदर आई ईट और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई ईट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। दोस्तों वेदर का यूज हम चाहे की सेंस में करते हैं। वेदर आई ईट चाहे मैं खाऊं, और नॉट या नहीं, व्हाट इज इट उससे तुम्हें क्या है, टू यू, व्हाट इज इट टू यू, व्हाट इज इट टू यू। वेदर आई ईट और नॉट व्हाट इज इट टू यू, चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं इससे तुम्हें क्या है। वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू, चाहे मैं उसकी सुनूं या ना सुनूं इससे तुम्हें क्या है। वेदर आई लिसन टू हिम और नॉट व्हाट इज इट टू यू, चाहे मैं अपना फ़ोन चार्ज करूं या ना करूं इससे तुम्हें क्या है। वेदर आई चार्ज माई फ़ोन और नॉट व्हाट इज इट टू यू। इस तरीके से आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं इसका यूज़ करके। जाती है तो जाए, जाती है तो जाए। दोस्तों ऐसा कभी कभी होता है, हम किसी की फिक्र नहीं करते हैं, वो जाती है तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, तो हम इसे कहेंगे लेट हर गो इफ़ शी विशेस टू, लेट हर गो इफ़ शी विशेस टू। इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि उसे जाने दो अगर वो जाना चाहती है तो। अब आप भी ये दिखाना चाहते हैं कि आपको कोई केयर नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हैं आई डोंट केयर, साथ में आप बोल दीजिए आई डोंट केयर, लेट हर गो इफ शी विशेस टू। दोस्तों लेट का मतलब अलाउ करना होता है, लेट हर गो का मतलब होता है उसे जाने दो, यानी उसे जाने दो, उसकी मर्जी है। इफ शी विशेस, इफ शी विशेस टू अगर वो जाना चाहती है तो। दोस्तों जो विशेस है ना, ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस में है। इफ शी विशेस, इफ के साथ जो क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। लेट हर गो उसे जाने दो, इफ शी विशेस टू अगर वो जाना चाहती है। आई डोंट केयर मुझे कोई परवाह नहीं है। बीमार होती है तो हो जाए, बीमार होती है तो हो जाए, मेरी सुनती तो है नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो नहीं सुनती, बीमार होती है तो हो जाए, ऐसे हमें कहना है। तो हम कहेंगे लेट हर बी सिक इफ शी डज, लेट हर बी सिक इफ शी डज। दोस्तों यहाँ पर यहाँ तक मतलब है लेट हर बी, बी मतलब होना होता है, सिक, सिक मतलब बीमार, यानी उसे बीमार हो जाने दो। इफ शी डज अगर वो होती है तो, डज मतलब अगर वो होती है, इफ शी डज लेट हर बी सिक। तो ये डज दोस्तों इस बी के लिए आ रहा है। मैं पूरे रास्ते पैदल चलकर घर तक आया। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको कुछ मिला ही नहीं रास्ते में, आपको पूरे रास्ते घर तक पैदल ही चल के आना पड़ा, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई वॉक्ड ऑल द वे टू माई हाउस, आई वॉक्ड ऑल द वे टू माई हाउस। दोस्तों यहाँ पर एक फ्रेज का यूज हो रहा है ऑल द वे। इस ऑल द वे का हम यूज़ करते हैं जब हम लॉन्ग डिस्टेंस को एम्फसाइज करना चाहते हैं, जब हम इस बात पर जोर डालना चाहते हैं कि वाकई में यार बहुत लंबा डिस्टेंस था, बहुत ही दूर था वो। आई वॉक्ड सिंपल पास्ट है, वॉक की सेकंड फॉर्म आई वॉक्ड, ऑल द वे यानी पूरे रास्ते, टू माई हाउस मेरे घर तक, आई वॉक्ड ऑल द वे टू माई हाउस। तो यहाँ पर अगर मैं ऑल द वे का यूज़ नहीं करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये ऑल द वे नहीं है, मैंने सिर्फ बोला आई वॉक टू माई हाउस, इसका मतलब मैं पैदल चलकर घर गया, लेकिन इसमें तो मैंने सिंपली बोल दिया, मैंने जोर ही नहीं दिया अपनी बात पर, मैंने ये एम्फसाइज ही नहीं किया कि मैंने बहुत दूर का रास्ता तय किया है। तो ऑल द वे का हम यूज़ करेंगे एम्फसाइज करने के लिए। एम्फसाइज करना मतलब उस बात पर जोर डालना। आई वॉक्ड ऑल द वे टू माई हाउस, एम्फसाइज कर रहे हैं कि बहुत ही लंबा डिस्टेंस था वो। और एग्जाम्पल्स देखिए, मुझे उस जगह तक पूरे रास्ते पैदल चलना पड़ा, यह भी सिंपल पास्ट है। आई हैड टू वॉक ऑल द वे टू दैट प्लेस। दोस्तों यहाँ पर हैड टू का यूज हो रहा है। हैड टू का मतलब होता है जब पास्ट में आपको कुछ करना पड़ा ना, उस सेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं। आई हैड टू वॉक, मुझे वॉक करना पड़ा, मुझे चलना पड़ा,
ऑल द वे टू दैट प्लेस, यानी उस जगह तक। फिर से ऑल द वे का यूज़ किस लिए हो रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस को एम्फोसाइज करने के लिए कि वाकई में यार बहुत लंबा डिस्टेंस था और उस डिस्टेंस तक मुझे पैदल चलना पड़ा। आई हैड टू वॉक ऑल द वे टू दैट प्लेस। ये ड्रेस मेरे लिए अमेरिका से आई है, ये ड्रेस मेरे लिए अमेरिका से आई है। कोई लड़की हो रही है बहुत खुश, अमेरिका से उसके लिए ड्रेस आई है, वो कहेगी दिस ड्रेस हैज़ कम टू मी ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए हम ऑल द वे का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात पर एम्फोसाइज कर रहे हैं यार अमेरिका इतनी दूर से ड्रेस आई है। दिस ड्रेस हैज़ कम, ये जो हैज़ कम है ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ किस लिए आ रहा है? क्योंकि ड्रेस सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है। दिस ड्रेस हैज़ कम, ये ड्रेस आई है टू मी यानी मुझ तक, ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, पूरे अमेरिका से आई है, अमेरिका से आई है ड्रेस मुझ तक। ये बाजार से यहाँ तक रोते रोते आया है, बाजार से यहाँ तक रोते रोते आया है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही हैज़ कम क्राइंग ऑल द वे फ्रॉम द मार्केट। दोस्तों यहाँ पर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही हैज़ कम, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आप तो जानते होंगे कि कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। ही हैज़ कम क्राइंग, क्राइंग मतलब रोते रोते, ऑल द वे यानी पूरे रास्ते, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, बाजार से पूरे रास्ते रोते रोते आया। हम इस बात पर एम्फोसाइज कर रहे हैं कि बाजार कहाँ, घर कहाँ, वहाँ से यहाँ तक पूरा रोते रोते आया पूरे रास्ते। ऑल द वे का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वो एहसान फरामोश है, एहसान फरामोशी तो उसके खून में है। दोस्तों ऐसे हम किसी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं ना, एहसान फरामोश किसे कहते हैं? जो इंसान मतलब एहसान नहीं मानता है। मान लीजिए आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, उसकी मदद की है, लेकिन जब उसका टाइम आया कि वो आपकी मदद करे तो उसने पीठ मोड़ ली, उसने मदद ही नहीं की, या वो आपका एहसान ही नहीं मान रहा है, बहुत बेकार आदमी है, उसको कहते हैं एहसान फरामोश। जो एहसान भूल जाए और आपके लिए कुछ ना करे उसे एहसान फरामोश बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही इज़ सो अनग्रेटफुल, ही इज़ सो अनग्रेटफुल। दोस्तों अनग्रेटफुल ये वाला वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इस एहसान फरामोश के लिए, यानी जो एहसान नहीं मानता, जो कि थैंक्स नहीं कहता, जो मानता ही नहीं है कुछ, मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे जो बेकार के लोग होते हैं वो होते हैं अनग्रेटफुल। ही इज़ सो अनग्रेटफुल या फिर ही इज़ वेरी अनग्रेटफुल। आपको कहना है एहसान फरामोशी तो उसके खून में है, आप कहेंगे अनग्रेटफुलनेस इज इन हिज ब्लड। दोस्तों यहाँ पर था अनग्रेटफुल, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा था। इसको हमें नाउन बनाना था तो इसमें हमने नेस का यूज़ किया है। इस नेस को हम क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम सफिक्स बोलते हैं। जो वर्ड किसी वर्ड में लास्ट में ऐड हो जाता है और उसका मीनिंग बदल जाता है उसे सफिक्स बोलते हैं। अनग्रेटफुल यहाँ तक तो एडजेक्टिव था अनग्रेटफुल, फिर हमने नेस लगा दिया उसमें, फिर ये नाउन बन गया। अनग्रेटफुलनेस इज इन हिज ब्लड, उसके खून में है अनग्रेटफुलनेस, यानी एहसान फरामोशी तो उसके खून में है। दोस्तों इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें सीखते रहने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।